नमस्कार दोस्तों, ये बात आप सब जानते हैं कि इस साल भारत G20 का होस्ट है। यानी जितने भी समिट और फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी। दुनिया के हेड्स आएंगे यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये सवाल आपके मन में आता होगा कि ये G20 है क्या, आखिर G20 होता क्या है, G20 बनाने के पीछे मकसद क्या था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। तो समझने के लिए बने रहिए वीडियो में और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, G20 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है 1970 की। दुनिया की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी। ऐसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 में तेल की क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा दिया और उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। ज़्यादा पश्चिमी देश इसमें शामिल थे, जैसे अमेरिका और यूरोप। पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे और इसकी वजह से भारी आर्थिक मंदी देखने को मिली। इनकी सरकारों ने डिसाइड किया कि अगर इस आर्थिक मंदी को बेहतर करना है तो हमें साथ मिलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स को ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके चलते कुछ मीटिंग होती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की बैठक। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो जाता है और ये G6 से अब G7 बन जाते हैं। ये सातों देश अपने समय के सबसे बड़े डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में थी, लेकिन इसके अलावा कई कॉमन चीज़ें थी इनके बीच। इन सभी देशों में लोकतंत्र थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यू को प्रमोट करती थी। राजनीतिक कोल्ड वॉर के समय ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक की हिस्सा थी और ये सब वाइल जैसी क्राइसिस से जूझ रहे थे। मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमी स्ट्रेटेजी बनाना। 1998 में रसिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और G7 अब G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण किया तो उसके बाद रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी रीजन से आज भी ये ग्रुप G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ही हुई थी। 1997 की एशिया की आर्थिक मंदी, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में उस समय एक भयंकर आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी इतनी बड़ी थी कि हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी इफेक्ट हुए। इन देशों में भी करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रसिया में भी आर्थिक मंदी देखने को मिली। यही कारण था कि रसिया को G7 में शामिल किया गया। इस समय पर लेकिन G7 के और मेंबर ने यह देखा कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों में भी पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया में इकोनॉमी को बेहतर करना है और भारी आर्थिक मंदी को रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमिक है उनके साथ भी बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। 28 सितंबर 1999 G7 के वित्त मंत्रियों की मीटिंग के दौरान G20 की स्थापना की जाती है। इस ग्रुप में विकासशील देश और विकसित देशों को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया यह होता है कि G7 के जो मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद यह देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रसिया को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ा पावर कौन सी है। दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है और इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशनिया रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट रीजन से सऊदी अरबिया और टर्की और यूरोप के G7 के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को शामिल कर लिया जाता है। और आज के दिन में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब आप यह कह सकते हैं कि ये G20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में है जो न कि सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्री वाइज और जनसंख्या में भी आगे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि G20 बनाने के पीछे असली मकसद आर्थिक मंदी से उबरना था। G20 की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के बीच होती थी।
कई सालों तक ऐसे ही होता रहा, जब तक 2008 की ग्लोबल आर्थिक मंदी नहीं आई। तब इन देशों ने रियलाइज किया कि अब हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। इसमें हमारे फिनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच कॉरपोरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए अगर हमें ऐसे आर्थिक मंदी को रोकना है तो। इसलिए दोस्तों, पहली G20 की समिट जो होती है वो 2008 में होती है। पहली समिट अमेरिका में ही बैठाई गई थी, जिसमें सारे देश मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर नीचे घटा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और $4 ट्रिलियन खर्च करेंगे ताकि सभी की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। G20 के सारे देशों को मिला दिया जाए तो ये ग्लोबली GDP में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों में होती है और 2/3 से ज़्यादा दुनिया की जनसंख्या यहीं रहती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। G20 मीटिंग में जो एजेंडा बैठाया जा रहा है उसे परस्पर चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका क्या है ये थोड़ा ये भी समझ लीजिए। ट्रोइका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। करेंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले अगले साल का प्रेसिडेंट। यानी पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20, इस साल भारत में हो रही है और अगले साल ब्राज़ील में होगी। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 का प्रेसिडेंसी जो एक रोटेशन बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स हैं G20 के, हर साल एक अलग अलग मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। G20 समिट उसके बाद ये दोबारा से रिपीट होना शुरू होगा, यानी कि 2026 में फिर से US से। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो अगली बार 2042 में फिर से G20 समिट भारत में होगी।